शून्यकाल माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री जी को, कैबिनेट मंत्री जी को राज्यसभा में जवाब देना, रेल मंत्री जी को, इसलिए शून्यकाल 12 बजे से 12:30 बजे तक चलेगा। 12:30 बजे बाद कुछ देर माननीय मंत्री जी रुकेंगे, उसके बाद राज्य मंत्री रुकेंगे और राज्यसभा के जवाब के बाद वापस कैबिनेट मंत्री यहां पर आ जाएंगे। एक मिनट। इसलिए आज शून्यकाल में एक मिनट में अपनी बात को, और पूरी बात के लिए 2-2 मिनट, तो फिर 1 बजे मंत्री जी रहेंगे, 1 बजे बाद आएंगे। बताइए क्या करना है? क्या है? क्या सदन का ठीक है? क्या कर लीजिए? 0 आवर। 1 मिनट में खत्म कर दो आज। प्रोफेसर वर्षा एकनाथ गायकवाड़। सम्मानीय और सभापति, कभी भी एक और विषय हमेशा के लिए बता दूं, प्रश्न शून्यकाल के अंदर जो विषय दिए हैं उन विषयों पर बोलें। अगर आपको विषय को परिवर्तन करना है तो चेयर को दें, और चेयर अगर आपके उस सवाल को परिवर्तन करने की सहमति दे देती है तो ही आप उस विषय को उठा सकते हैं। सम्मानीय सभापति महोदय, मैं महाबोधि महाविहार अधिनियम 1949 को रद्द करके स्थित महाबोधि मंदिर का प्रबंधन जो है वो बौद्ध समाज को सौंपने के संबंध में ये शून्यकाल पे बात करना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के गया स्थित महाबोधि महाविहार बौद्ध धर्म के लिए अत्यंत पवित्र तीर्थस्थल है, जहां भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध जी को बोधि प्राप्त हुई थी। यह स्थान न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के बौद्ध समाज के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। किंतु महाबोधि महाविहार प्रबंधक अधिनियम 1949 के तहत इस महाविहार का प्रबंधक ट्रस्ट बोर्ड है, जहां महाबोधि मंदिर प्रबंधक बौद्ध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से इसको चलाया जाता है। सम्मान्य सभापति महोदय, इसमें जो है वो 4 बौद्ध सदस्य हैं और साथ में अन्य 4 अलग समाज के सदस्य इसमें प्रतिनिधि करते हैं, और इसके जो अध्यक्ष है वो जिलाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। यह व्यवस्था अन्य धर्मस्थलों की तुलना के साथ अगर की जाए तो अनुचित और बौद्ध समाज के प्रति अन्यायपूर्वक प्रतीत होती है। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मुझे ये कहना है, देश में स्थित सभी मस्जिदों के प्रबंधक जो होते हैं मुस्लिम समाज के होते हैं, चर्च के प्रबंधक ईसाई समाज के होते हैं, गुरुद्वारा के प्रबंधक सिख समाज के होते हैं, मंदिरों के प्रबंधक हिंदू समाज के होते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने 0 ओवर पर बोलने का जो अनुमति दी उसके लिए। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान नरेगा जो योजना है जो मूल उद्देश्य से भटक रही है, और जो वर्तमान समय में पिछले 4-5 सालों के अंदर नरेगा योजना के तहत जो नियम लागू किए गए हैं वो कहीं न कहीं नरेगा योजना को कमजोर करने के लिए लाए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपकी ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा, आपका विषय क्या है? नरेगा योजना के अंदर जो मेट कारीगरों का जो भुगतान नहीं हो रहा है और जो नियम लागू किए हैं जिसकी वजह से रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत लोग जो लाभार्थी हैं वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। यह विषय मेरा मूल रूप से आप तो भली बात जानते हैं कि हमारा कल्चर रहा है कि जेठ है और जो ससुर है उसके सामने घूंघट नहीं उतारती है बहू, लेकिन नरेगा योजना में यह लाया गया है कि आंखों से स्क्रीनिंग किया जाएगा, घूंघट उठा के उसका हाजिरी ली जाती है आंखों से। ये हमारी संस्कृति को खत्म करने का नियम लागू किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ये मेरा जो मूल रूप से अनुरोध है कि मेट कारीगरों का 6 से 7 माह तक 3 से 4 माह के भुगतान नहीं किया गया है, तो मेरा अनुरोध है कि मेट कारीगरों का समय पे भुगतान किया जाए। एम के राघवन। Thank you, Speaker sir, for giving this opportunity, sir. NIT Calicut is one of the country's premier institutions, sir, and such decisions must be made with utmost transparency, sir. At this, I would like to highlight that the individual appointed as a dean by passing the level of HOD had made a controversial public statement in 2024. Sir, praising the assassin of Mahatma Gandhi, quote, proud of Godse for saving the India. Sir, unquote. No, sir, this statement led to the FIR being registered against the person, and the investigation is currently underway. Sir, on the basis of this statement, unfortunately, she was elevated for this critical statement of hers, and I wish to know what message this will give to the nation as whole. Sir, sir, please. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं अपने लोकसभा क्षेत्र धौरारा की विधानसभा क्षेत्र हरगांव और धौरारा में
हर वर्ष आ रही विनाशकारी बाढ़ की विभीषिका के अस्थायी समाधान की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आखिर क्या कारण है कि आजादी के बाद लगातार बाढ़ की विभीषिका का अस्थायी कोई समाधान नहीं निकाला जाता है? हर वर्ष मुआवजे के नाम पर प्रशासनिक अधिकारी बंदरबाट करते हैं, उसमें हजारों करोड़ की लूट होती है, और इस पर बनाने के नाम पर, तटबंध बनाने के नाम पर हर वर्ष हजारों करोड़ की लूट होती है। क्या सरकार को इसके अस्थायी समाधान की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए? इसलिए अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र में एक बांध है जिसका निर्माण कार्य हो रहा है, तटबंध निर्माण की है, जो पुराना अलाइनमेंट था। हमारा आपसे अनुरोध है कि वही अलाइनमेंट रखा जाए जिससे कि क्षेत्र के तमाम लोगों को लाभ मिल सके और अस्थायी समाधान की तरफ अध्यक्ष जी डैम बनाने का काम हो, बिजली का, और नदी को चैनलाइज करने का काम हो, साथ ही साथ बांध निर्माण किया जाए। अध्यक्ष जी, इतने कम समय में पूरी बात नहीं आ पा रही है, लेकिन आपसे मेरा अनुरोध है, बाढ़ का अस्थायी समाधान के लिए सरकार प्रयास करे। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। विरायाटो फर्नांडीज। In 1989, late Pradhan Mantri Shri Rajiv Gandhi brought the 89th amendment. It was passed in the Lok Sabha but not in the Rajya Sabha. The idea was to strengthen the Panchayati Raj institution. Subsequently, in 1992, the 73rd amendment was passed. The subjects that were there in the 11th schedule of the amendment were health, education, fisheries, drinking water, sanitation. But till today, the 73rd amendment has not been implemented in Goa. The Gram Sabhas are passing resolutions against the ill-conceived laws that are being brought in Goa, sir. Our rivers, our forests, our agricultural land is getting converted for chronic capitalist. Goa is getting converted into a coal hub. I request the government, sir, to implement the 73rd amendment at the earliest. आज चिंता का विषय है कि बैंकों में डिपॉजिट बढ़ने की रफ्तार क्यों कम हो रही है। देश की आम जनता बैंकों को कुबेर का खजाना मानती रही है। ऐसे में जब नवभारत टाइम्स जैसा प्रतिष्ठित अखबार 20 अगस्त 2024 को यह खबर छापता है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों में घटते डिपॉजिट पर हाल में चिंता जताई, और अब केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भी इस बात पर चिंता जताते हुए बैंकों से डिपॉजिट बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा, तो देश की जनता हैरानी में डूब गई। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश के बैंकों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी कर रहा है ताकि फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े। जी, मेरी डिमांड ये है कि बैंकों का डिपॉजिट जो है वो बैंकों में अब ये कहा जा रहा है कि आप इंश्योरेंस ले लीजिए, तो बैंकों को में का डिपॉजिट इंश्योरेंस की वजह से कम होता चला जा रहा है और इंश्योरेंस वालों को बैंक बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि बैंकों से बैंकिंग का काम कराया जाए और इंश्योरेंस कंपनियों से इंश्योरेंस का काम कराया जाए। बैंकों पर इंश्योरेंस का लोड बढ़ने के कारण बैंक डिपॉजिट बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है। इससे भविष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं को फाइनेंस करने में समस्या आ सकती है। इसलिए बैंकों को बीमा के काम से अविलंब मुक्त करा दिया जाए। श्री थरा धन्यवाद। वित्तन MS थरा वित्तन। அவைத்தலைவர்களே வணக்கம். பட்டு ஆரணி என்று அழைக்கப்படும் ஆரணி இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டின் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் ஒரு முக்கிய வணிக தொழில் மற்றும் தலைமையாகவும் உள்ளது. ஆரணிப்பட்டு நெசவு, நூற்பாலைகள் மற்றும் விவசாய தொழிலாளர்களுக்கு தாயகமாகும். இந்த நகரம் பெரும்பாலும் பட்டு நகரம் என்று செல்ல பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது. அரிசி உற்பத்தி மற்றும் பட்டு சேலை நெசவு மூலம் முக்கிய வருவாயில் ஈட்டுகிறது. நெல் உற்பத்தி மற்றும் ஆரணி போன்று அழைக்கப்படும் அரிசியை உற்பத்தி செய்ய 300க்கும் மேற்பட்ட ஆலைகள் உள்ளன. பட்டு சேலை தயாரிப்பில் நிபுணர்களுக்கும் பெற்ற பட்டு நெசவாளர்களும் பெரிய சமூகங்களும் இந்த நகரத்தில் உள்ளன. கைத்தறி நெசவுக்கு பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இருப்பினும் சமீப காலமாக விசைத்தறிகள் போன்ற இயந்திரமயக்கப்பட்ட முறைகளுக்கு மாறுபட்டன. திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அதிக வருவாய் ஈட்டும் நகரம் ஆரணி. தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியே பெரிய நகரம் என்ற பெயர். இங்கே இப்போதெல்லாம் நெசவு தொழில் மெதுவாக மறைந்து வருவதால் யாரும் நெசவு குடும்பத்திலே திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை. கைத்தறி நெசவு மற்றும் காலம் தூய்மையாக பட்டு சேலைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. பாரம்பரியமிக்க பட்டு வந்தாலும் மூலப்பொருட்கள் மீது GST விதிக்கப்படுகிறது.
அதுபோல அரிசி எடுத்துக்கொண்டால் சில்லறையிலே விற்கும் அரிசிக்கு ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்படுகிறது. பெரும்பாலும் பெரிய கொள்முதல் நிலையங்களில் ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்படவில்லை. குடும்பங்கள் பயன்படுத்தவும் 25 கிலோ உள்ள பைகளுக்கு ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்படக்கூடாது என்று வேண்டுகோள் விதிக்கின்றேன். மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தின் கீழ் கடந்த 3 ஆண்டு காலமாக தமிழ்நாடு வஞ்சிக்கப்படுகிறது சார். மாண்புமிகு திராவிட மாடல் நாயகர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சருடைய கோரிக்கை ஏற்று அந்த 100 நாள் வேலையை 150 நாளாக உயர்த்த வேண்டும். 300 ரூபாய் சம்பளத்தை 400 ரூபாய் உயர்த்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அதே போல காஞ்சிபுரம் நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கு உள்ளடங்கிய காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திற்கு ஏறக்குறைய ஓராண்டு காலமாக 120 கோடி ரூபாய் நிலுவையில் இருக்கின்றது. ரூபாய் 120 கோடியை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதே போல हम बात करते हैं कि विकसित भारत की बात करते हैं कि देश बदलना है, पर मुझे लगता है कि लोग तो देश बदल के जा रहे हैं, पर मेरा वो विषय नहीं है. मैं ये इस बात पे बात करना चाहता हूँ जहाँ पे नस्लीय नफरत और नस्लीय रूढ़वादिता भारतीय नागरिकों के बारे में बढ़ गई है. विदेश में पिछले 6 महीने पहले एक कनाडिया महिला ने एक वीडियो आया था जिसमें एक भारतीय मूल निवासी के खिलाफ कहा था कि वापस अपने देश चले जाओ. उसी तरह 3 महीने पहले एक महिला ने वीडियो बनाया था जिसमें एक महिला ने दिवाली मनाने के बात पे भारतीय लोगों के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी. साथ ही उसमें एक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट स्टेडियम में एक ऐसी बात हुई थी जहां पे दारोगा प्रसाद सिरोज. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी. मैं सदन के माध्यम से आपसे आपकी अनुमति से एक सवाल करना चाहूंगा. सवाल मत करो. नहीं, मैं पूछना, मैं आपकी जानकारी संज्ञान में लेना चाहता हूं. 1 मिनट बैठो. कभी भी सदन में स्पीकर से सवाल नहीं पूछते हैं, ठीक है ना? आप धन्यवाद बोलो. क्षमा चाहूंगा मान्यवर. मैं ये आपके माध्यम से 7/8/2024 को संसद भवन में मेरे द्वारा 377 के तहत एक प्रश्न पूछा गया था विद्युत आपूर्ति के बारे में, लेकिन सदन को गुमराह किया गया कि ट्रांसफार्मर 48 घंटे के अंदर मैं लगा देता हूं. ये बिल्कुल एकदम असत्य है. राज्य का विषय है ट्रांसफार्मर लगना बिजली का. अपनी सरकार तो ही ट्रांसफर लगाने जाएगी. चलो, अनेक स्थानों पर ट्रांसफार्मर 2 से 3 महीने में लगाए जाते हैं. मैं पैसा इतना मैंने प्राइवेटीकरण जो हुआ है कि क्या ट्रांसफार्मर लगाने के लिए अलग से कोई पैसा केंद्र सरकार से दिया जाता है? जब कहा जाता तो मंडल आयुक्त कहता, मंडल अभियंता कहता है कि नहीं ये फिर मैं ट्रांसफार्मर लगाऊंगा या जनप्रतिनिधियों से. माननीय अध्यक्ष. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मैं आज इस सभा में झारखंड राज्य के सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में एक महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूं. ये परियोजना प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत AIBP के तहत भारत सरकार द्वारा पोषित की जा रही इस परियोजना कुल लागत 14,959 करोड़ है और सरकार इस उद्देश्य से झारखंड राज्य के किसान सिंचाई सुविधा प्रदान करना है कि राज्य के अधिकांश गरीब आदिवासी एवं स्थानीय छोटे किसान जनसंख्या के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. सुवर्णरेखा परियोजना 2011-12 PMKSY के केंद्र सरकार स्वीकृति दी थी और इसके लिए केंद्रीय राशि 616 करोड़ रुपया. हालांकि परियोजना का वृद्धि कारण राज्य सरकार से अतिरिक्त आवश्यक. धन्यवाद अध्यक्ष जी. माननीय अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद. जनपद सहारनपुर में मैंने नेफ्रोलॉजी और ऑन्कोलॉजी विभाग से संबंधित मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और वर्तमान में मरीजों को निकटतम चंडीगढ़ या दिल्ली जाना पड़ता है. मेरी आपसे अनुरोध है कि किसी भी योजना के अंदर, चूंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे मौजूद है, किसी भी योजना में इसको सम्मिलित कराकर वहां पर नेफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और ऑर्थोपेडिक, कार्डियक सर्जरी आदि की सुविधाओं के लिए शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है. इन सुविधाओं को सम्मिलित करने के लिए मान्यवर अगर सरकार को निर्देशित करने का काम करेंगे कि किसी योजना में इसका समायोजन कर करके वहां पर हो रही लगातार मरीजों की वृद्धि में. Place on record 5 data points, sir. The first one being there's a huge amount of FDI coming into the healthcare system. Second data point is we are the largest producer and consumer of sugar, sir. Third data point is there's the ultra
processed food is growing at almost 13% every year, sir. Fourth data point is becoming a capital of cancer capital, sir. Fourth data point is we are having the highest number of diabetic patients. Even Prime Minister has mentioned about it, sir. Sir, last 1 minute, sir. Sir, gist of it is our country as a whole is becoming unhealthy, sir, because of huge consumption of processed food with the highest sugar content, sir. So the request is, sir, like what UK have done. UK has done a layered tax system. Because of that, in the last 3 years, they put down sugar content in the food and beverages by 29%, sir. So I request the Health Ministry and also the Finance Ministry to look at it, sir, so that zero sugar drinks and food can have 12% GST and low to moderate sugar drinks can have 18% GST plus cess. And last one, sir, high sugar drinks and high processed food can have 28% GST plus cess, sir. Thank you. जायसवाल अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान झारखंड के एक बहुत ही एम्बिशियस योजना कोनार परियोजना पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस डैम का निर्माण 1955 में हुआ, तिलैया डैम का और कोनार डैम का, और इसमें हजारों गांव जो है विस्थापित हुए। चौपारण, बरही, विष्णुगढ़, चंदवारा में बहुत सारे लोग विस्थापित हुए जिनका आज तक पुनर्स्थापन नहीं हुआ। पहला मेरा मांग है कि इनको पुनर्स्थापित किया जाए। कोनार डैम से नहर का जो है योजना 78 में चालू हुआ और आज तक ये 50 वर्ष के करीब हो गए हैं, अभी तक ये पूर्ण नहीं हुआ और एक भी गांव में पानी नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, मेरा मांग है कि ये सिंचाई परियोजना को केंद्र सरकार पूरी करे, यहाँ हाइडल पावर लगाए और यहाँ पर टूरिज्म डेवलप करे ताकि लोगों को वहां पर रोजगार मिले। अध्यक्ष महोदय, ये 85 गांवों को यहाँ से पानी मिलना था, लगभग 63,000 एकड़ को सिंचित होना था, लेकिन ये परियोजना 50 सालों से लंबित है। केंद्र सरकार से मांग है कि इसको पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पराग प्रकाश। I wish to bring to the attention of this House an urgent matter concerning the Nasik constituency, the need for the dedicated truck terminal on the outskirts of the city. Nasik, being a major industrial and agricultural hub, already witnesses significant truck movement carrying goods such as grapes, onions and industrial material. In the light of the massive preparations required for the Kumbh Mela and the growing logistical needs of Nasik, I urge the Ministry of Road Transport and Highways to prioritize the construction of a modern truck terminal urgently. This will... Rani Sri Kumar. No. Thank you, sir. Our Tenkasi district was formed in the year of 2019. As of now, there are around 6,000 to 7,000 ex-servicemen and family members in the Tenkasi district. As per the government norms, the ECHS, CSD and the Assistant Director of Ex-Servicemen Welfare Office are made available in each district for the welfare of ex-servicemen and Veer Nares. Ex-Servicemen Welfare Association has been trying to get the CSD facilities in Tenkasi since 2004. For this, recently they have approached all officers concerned, but till now there is no progress in establishing the CSD canteens for the veterans. During the ex-servicemen welfare grievances meeting in Tenkasi Collector Office on the month of March 2023, a request for the same has been made for the district authorities and had forwarded the request to the ex-servicemen to the General Officer Commander Dakshin Bharat, but till now no progress has been made. I request the... Sir, I would like to draw the attention of the House to a very important matter related to the poor working conditions of the gig workers of the country. Sir, the gig economy in India has seen a significant growth with millions of workers employed by the digital platforms such as Swiggy, Zomato, Uber, Ola, Amazon and Flipkart, sir. However, these workers remain deprived of their basic social security benefits, fair wages and legal protections. Such gig workers are classified as independent contractors instead of employees, denying them rights such as minimum wages, accident insurance, provident fund and pension benefits, sir. Many gig workers face arbitrary pay cuts, excessive working hours and lack of grievance redressal mechanisms. Additionally, driven employment models often lead to unfair suspensions and wage deductions, worsening their financial instability. My request to the Government of India is to recognize gig workers as the employees under labour laws, establish gig workers social security fund, ensuring PF, health insurance and pension benefits, enforce fair pay structures and transparent algorithmic
policies, sir, create grievance redressal forum. Sir, concluding, sir, concluding. Sir, last point. Sir, last point. Sir, mandate digital platforms to contribute workers' social security. Given the urgency, I request the government to take immediate action, legislation and amendments for the safeguard of gig workers in India. अध्यक्ष महोदय, 2027 मध्ये नाशिक त्र्यंबकेश्वर या ठिकाणी सिंहस्थ कुंभमेळावा होत आहे, परंतु ज्या पवित्र गंगा गोदावरी नदीवरती हा सिंहस्थ पर्वणी स्नानाची पर्वणी होते, त्या नदीची अवस्था अत्यंत वाईट झालेली आहे. कारण नाशिक महानगरपालिका हद्दीतील सांडपाणी असेल किंवा कंपन्यांचं दूषित पाणी यामुळे संपूर्ण नदी पात्र अत्यंत प्रदूषित झाल्यामुळे म्हणजे नाशिक जिल्ह्याच्या पूर्व बाजूला असलेल्या चांदोरी, सायखेडा, नांदूर, मधमेश्वर या भागामध्ये प्रचंड पाण्याचा घाणवास येऊन जलचर प्राणी, मग त्यामध्ये मासे असतील किंवा इतरही जलचर प्राणी मोठ्या प्रमाणावरती मरण पावत आहेत आणि म्हणून यावरती ठोस उपाययोजना करण्यात यावी. त्याचबरोबर हा सिंहस्थ कुंभमेळावा ऐन पावसाळ्याच्या काळात येत असल्यामुळे अतिवृष्टी, गोदावरी नदीचा पूर, चिखल या बाबीवरती शाश्वत उपाययोजना कराव्यात आणि त्याचबरोबर 2 वर्ष शिल्लक असल्यामुळे ज्या पद्धतीने सिंहस्थ कुंभमेळाव्याचं नियोजन व्हायला पाहिजे, रस्ते असतील, पूल असतील, विमानतळ, आरोग्य, नाशिक परिसरातील सर्व पर्यटन स्थळांना जोडणारे रस्ते, पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात ही विनंती आपल्या माध्यमातून सुप्रिया सुले. Sir, thank you, sir. I stand here to raise the issue of the IDBI Bank. Sir, IDBI Bank के 20,000 एम्प्लॉइज है और जब जसवंत सिंह जी वित्त मंत्री थे उन्होंने वायदा किया था कि इसको प्राइवेटाइज कभी नहीं करेंगे और 51% हमारा सरकार के साथ रहेगा. और आज हम जब पेपर में पढ़ रहे हैं कि बहुत सारा LIC ने शेयर्स लिए हैं IDBI बैंक के और अगर ऐसा हुआ और उन्होंने मार्केट में बेच दिया तो 61% शेयर्स बाहर चले जाएंगे प्राइवेट प्लेयर्स के साथ. तो सारे ऑफिसर्स और IDBI के 20,000 एम्प्लॉइज की मांग है कि ये प्राइवेटाइजेशन नहीं करे. NPA बहुत कम आया है, बैंक बहुत अच्छी चल रही है, तो ये सारी जिम्मेदारी सरकार और IDBI बैंक जैसे चल रही है वैसे ही चलने दे. ऐसे मेरी विनम्र विनती. थैंक यू. रकीबुल हुसैन में बोलेंगे सर. Honorable Speaker, sir, I rise to draw attention to the issue of recurring river erosion and flood caused by the Brahmaputra River and its tributaries in Assam. Due to river erosion, Assam loses approximately 8,000 hectares of fertile land annually. In the past 50 years, nearly 4,000 square kilometers or 7.4% of the state areas has been lost. The flood worsened the situation affecting over 30% of Assam population annually. In 2023 alone, 20 districts over the lakhs of people were impacted. Despite its severity since ages, river erosion in Assam was recently recognized as a national calamity by the 15th Finance Commission. However, bureaucratic inefficiencies often hinder the effective distribution of the funds to beneficiaries. Sirs, I urge the Ministry of Home Affairs and Disaster Management Division and the Ministry of Jal Shakti to take immediate coordinate action plan, mitigate its impact. Thank you, Speaker Sahab. ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 13 ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 12 ਵਾਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਟੂਰਿਸਟ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਟੂਰਿਸਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਫੇਲ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਸਾਰੇ. ओके, माननीय सदस्यगण, अब सभा में